हेलो गाइज, वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ आर.डी. चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे नॉर्थ सेट के बारे में। जो आपको वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि वीडियो के अंदर अपन किस चीज की बात करने वाले हैं। पर फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है यदि आप नॉर्थ सेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, 1 सितंबर को जो अभी तक जो डेट है उसके अकॉर्डिंग 1 सितंबर को एग्जाम डिसाइड है। 1 सितंबर को पेपर होने वाला है। पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, काफी सारे फोन कर रहे हैं, जो एग्जाम्स के बारे में उनके लिए बहुत ज्यादा डाउट है। किस तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, कैसे पेपर को करना है, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस है। जो 10 थिंग्स है जो प्रत्येक स्टूडेंट के माइंड के अंदर एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, उस 10 थिंग्स के बारे में, उन 10 क्वेश्चन के बारे में आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। और वो 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी नॉर्थ सेट की एग्जाम के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए। और इन 7 दिन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पेपर अटेंड करना है, इन सभी स्ट्रेटजी के बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वैसे जो ये वीडियो है वो पुराने स्टूडेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो वो क्या गलतियां कर रहे हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। और जो नए स्टूडेंट है, जो उनको पता नहीं है कि पेपर को किस तरीके से करेंगे, पेपर में क्या आएगा, क्या इसका कंसेप्ट है, तो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। तो अपन पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज के बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक स्टूडेंट के माइंड में जो 10 जो कंफ्यूजन होते हैं, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं उसको सेलेक्ट नहीं होने देते, कहीं ना कहीं उसके लिए वो एक कमजोरी साबित होते हैं, तो उन पॉइंट्स के बारे में भी बहुत ही अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि वो 10 क्वेश्चंस क्या है। देखो फ्रेंड्स, वैसे मैंने 2.5 ईयर के अंदर काफी सारे एग्जाम्स दिए, जिसके अंदर मैंने मोर देन 10 एग्जाम्स फाइट किए। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करूंगा और उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको मैं किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे पेपर अटेंड करना चाहिए। तो ये मेरा एक केवल पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले उन 10 थिंग्स के बारे में बात करेंगे कि वो 10 थिंग्स क्या है जो प्रत्येक स्टूडेंट के माइंड के अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखती है। नंबर 1, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जाम। अपने आप को सबसे पहले तो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। एग्जाम की प्रिपरेशन आप बाद में करेंगे, सबसे पहले तो खुद को प्रिपेयर कीजिए कि एग्जाम देने के लिए मैं प्रिपेयर हूं या नहीं हूं। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द नॉर्थ सेट कंसेप्ट। जो आप जिस चीज की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उस प्रिपरेशन वाली चीज को आप समझिए सबसे पहले कि वो चीज है क्या। ऐसा हो कि कोई चीज के बारे में पता ही नहीं है और वो काम भी करने के लिए अपन रवाना हो गए। फिर नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, कि अपन किस तरह की प्रिपरेशन करेंगे। अपने को ये तो पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फिर बात करते हैं व्हाट टू रीड द एग्जाम। अभी एग्जाम के लिए क्या पढ़े, जैसे थ्योरी, क्वेश्चन, नोट्स। अब जैसे 7 डेज रिमेनिंग है, तो इन 7 डेज के अंदर क्या पढ़े कि अपन एग्जाम को फाइट कर ले। फिर नंबर 5 बात करते हैं हाउ टू अटेंड पेपर। एग्जाम देने के लिए चले गए, पेपर को कैसे अटेंड करना है, इसके लिए भी एक कंसेप्ट होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है। उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर को अटेंड करते हैं तो ही आप उसके अंदर सफल हो पाते हैं। फिर नंबर 6 बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू अटेंड। क्वेश्चंस तो बहुत तरह के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर आपको ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनको आप आइडेंटिफाई करोगे कि इस क्वेश्चंस को तो मुझे अटेंड करना ही है। फिर नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू लीव। फिर आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन को तो मुझे बिल्कुल अटेंड नहीं करना, इस क्वेश्चन को तो मुझे छोड़ना ही है। फिर बात करते हैं नंबर 8, कंसेप्ट ऑफ 1/3 एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग। देखो फ्रेंड्स, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्जाम्स होती है, उनके अंदर बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। बट इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ता है। पेपर करने का जो आपका तरीका है वो दोनों में डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि जो 1/4 और 1/3 के अंदर क्या डिफरेंस है, किस तरीके से डिफरेंट होना चाहिए, वो भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। फिर नंबर 9 बात करेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेंड। आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। फिर नंबर 10, व्हाट विल बी द मेरिट इन द एग्जाम। एग्जाम की मेरिट क्या रहेगी। ओके फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं।
वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिनके कारण से हर क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आ जाए। शायद इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन बात करते हैं नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जाम। फ्रेंड्स, यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है तो आपके एग्जाम के अंदर कितनी भी अच्छी प्रिपरेशंस क्यों ना हो, आप उस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं सब कर सकता हूं मैं। देखो फ्रेंड्स, वैसे किसी भी चीज को करने के लिए इंसान की सक्सेस के 3 रूल होते हैं। नंबर 1, प्रोमिस योर सेल्फ, यानी खुद से वादा। नंबर 2, हार्ड वर्क, मेहनत से ज्यादा। और नंबर 3, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। यानी प्रोमिस योर सेल्फ, हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। ये 3 हर इंसान के सक्सेस के 3 रूल होते हैं। यदि आप इस थ्योरी और इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे। यानी जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कि सफलता के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। जो आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ही आपको जिताएगा। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर विन पावर। यू कैन डू एवरीथिंग, यानी आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अप होना चाहिए। आपको कुछ भी करने से पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अप करना पड़ेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में और जो दूसरे स्टूडेंट है उनमें कोई फर्क नहीं है, आप और वो एक जैसे है। कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा तैयारी होते हुए भी यदि कॉन्फिडेंस लेवल 0 है तो आप उस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कि उनकी लेवल एक अप लेवल तक तैयारी नहीं थी, फिर भी वो एग्जाम फाइट कर चुके। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने 2.5 ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते, वो किसी न किसी तरीके से पेपर को फाइट नहीं कर पाते। तो उनकी क्या कमियां रहती है उनके बारे में भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो अपने नंबर 1 क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया होगा। अब अपन चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। अपना दूसरा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द नोरसेप्ट कंसेप्ट। जो ये नोरसेप्ट जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को सबसे पहले तो समझिए, क्योंकि इस कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाने के कारण से बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो रहा है। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस लेवल 0 होने वाली बात नहीं है, ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। फिर बात करते हैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अच्छा है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। कैसे है वो आप यहाँ पे समझिए। सबसे पहले बात करते हैं नोरसेप्ट क्या है। नोरसेप्ट एक नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, क्या है ये? नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। फिर अपन बात करते हैं 80-20 वाली बात। तो फ्रेंड्स 80% सीटें इसमें लड़कियों के लिए रिजर्व है, बट 20% लड़कों के लिए रिजर्व है। पर इसके अंदर बहुत सारे जो बॉयज है, जो लड़के हैं, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो रहा है। तो उनसे मैं आपको समझाता हूं कि फ्रेंड्स यदि 4000 के अराउंड इसके अंदर सीट है, 4000 के आसपास इसके अंदर सीट है, इनमें से यदि अपन लड़कों की बात करें तो बॉयज के लिए इसमें 800, यानी 4000 में से 800 सीटें लड़कों के लिए रिजर्व है, जिसके अंदर गर्ल्स का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो फ्रेंड्स इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट्स आपने कब देखी? पहले मुझे नहीं लगता कि पहले इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट कभी हुई होगी। यदि आपके लिए 800 सीटें अलग से है जिसमें लड़कियों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं यार? अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करके रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब पहले 500, 700, 1000 सीट यदि आती थी किसी एम्स की, तो उसमें से भी 50% लड़कियों की होती थी, चलो यार 40% भी लड़कियां कवर करती थी, तो भी आपको 500-600 सीट हाईएस्ट मिलती थी 1000 में से भी। तो फिर यहाँ क्यों डर रहे हैं? 800 सीटें यानी 800 सीटें आपके लिए है। यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करके रखिए, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लेवल को कम मत करिए और बिल्कुल भी निराश मत होइए। 800 लड़कों को जॉब मिलेगी इसके अंदर, लड़कियों को हो सकता है ज्यादा मिलेगी। पर फ्रेंड्स जो भी इसके अंदर कार्रवाई हो रही है, जो भी सिस्टम चल रहा है, हालांकि 80-20 जो भी रेशियो हुआ है, मैं भी इसका विरोध करता हूं, गलत है। पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जरूर बना के रखिए और एग्जाम्स के अंदर पॉजिटिव रहिए। फिर सीटों की बात अपनी होगी। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो फ्रेंड्स इसके अंदर सिलेबस जो एम्स पर पिछली बार जिस तरह की एग्जाम्स करवाता आया है, उसी तरह की एग्जाम्स ये होगी। यानी एग्जाम का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है,
इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का जो पैटर्न यानी जो कंसेप्ट है, जो पेपर लेने का जो तरीका है, रिक्रूटमेंट का जो तरीका है, वो इसके अंदर चेंज किया गया है। यदि सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट की अपन बात करें तो इसके अंदर नर्सिंग के ऑल ओवर सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, बल्कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है। वेटेज ज्यादा होता है मीन्स कि उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो लास्ट टाइम सिर्फ 7 डेज रिमेनिंग है, तो इस 7 डेज में मैं ये कहता हूं कि जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है उन सभी सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है। पर यहाँ पे अपन बात करेंगे टोटल क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड टोटल क्वेश्चंस इसके अंदर 200 आते हैं कि 200 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से जो 90% सिलेबस होता है यानी 180 क्वेश्चन वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी सारे क्वेश्चन वो नर्सिंग के आएंगे। इसके अलावा जो 10% सिलेबस होता है यानी 20 क्वेश्चन वो किसके आएंगे, वो जीके वगैरह यानी आउट ऑफ अपने सिलेबस आएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं बेनिफिट इसके अंदर ज्यादा किसको हो रहा है, मेल को या फिर फीमेल को। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों को ही बेनिफिट है, मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि मेल के लिए भी 800 सीटें रिजर्व है, तो 800 सीटें फ्रेंड्स बिल्कुल भी कम नहीं होती है। इतनी सीटों पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जाम। एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम के अंदर जितने भी 200 क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, और जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। देखो फ्रेंड्स, नर्सिंग का जो भी पेपर है ये पेपर वैसे प्रैक्टिकल बेसिस पेपर होता है, पर इस पेपर को बीच में थ्योरेटिकली बेसिस बना दिया गया था, जो बिल्कुल ही गलत था। अब 2 साल से देखने में मिल रहा है कि एम्स जो भी पेपर ले रहा है वो प्रैक्टिकल बेसिस पेपर ले रहा है, यानी जिसको प्रैक्टिकली किसी चीजों के बारे में पता है तो वो इसके अंदर सुपर रहेगा। यानी हर एग्जाम को फाइट करने के लिए उसके अंदर एक सुपरमैन बनना पड़ता है, यानी एक तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने की पावर होनी चाहिए। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से इमेज और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो फ्रेंड्स भी इसके अंदर ज्यादा आगे रह पाएंगे जो हॉस्पिटल के अंदर उनका कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। पर जो फ्रेंड्स हॉस्पिटल में काम नहीं किया हुआ है उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रोंग रहेगा। तो वो फ्रेंड्स जो हॉस्पिटल में काम किए हुए हैं पहले के और काम कर रहे हैं, तो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो स्ट्रोंग है, और जो काम नहीं कर रहे उनका थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रोंग है, इसलिए दोनों की इक्वलिटी हो गई। तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई ज्यादा फायदा नहीं है। बस इसके अंदर पॉजिटिव रहिए, यानी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टू रीड फॉर एग्जाम। एग्जाम के अंदर आप एग्जाम के लिए आप क्या पढ़े, यानी अब जो 7 डेज रिमेनिंग है, इस 7 डेज रिमेनिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है। जैसे थ्योरी, क्वेश्चंस, नोट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन किए जा रहे हैं इन 10 डेज से, जब से 10 दिन बचे हुए थे, यानी 20 तारीख से बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हम क्या पढ़े। तो उनको बताने के लिए सिर्फ ये है कि आप थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन पढ़े या नोट्स। तो जो अब लास्ट 7 दिन बचे, देखो फ्रेंड्स, जो नियर अबाउट का जो लास्ट जो टाइम होता है वो टाइम रिवीजन का टाइम होता है। तो सबसे पहले तो ये कहता हूं अपने सेल्फ के जो नोट्स है उनका रिवीजन करिए। आप मैं नहीं कहता कि वो बुक पढ़िए वो बुक पढ़िए, वो आपका खुद का रिव्यू है और खुद का डिसीजन है। बट मैं ये कहता हूं कि खुद के जो नोट्स है कैसे भी रफली बनाए हुए हो, कैसे भी हो, यानी जो चीज अपने खुद के हाथ से लिखी हुई होती है वो लास्ट टाइम रिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा इजी रहती है। दूसरे की लिखी हुई चीज को आप रिवाइज करते हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसको इतना अपने माइंड के अंदर कवर अप नहीं कर पाते हैं। इसलिए खुद के हाथ से लिखे हुए जो भी नोट्स है, जो आपने कभी रफली वगैरह या कैसे भी बनाए, उन नोट्स को पढ़ने की कोशिश करें। और जिन स्टूडेंट ने आज तक कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो भी जो शॉर्ट मटेरियल है उन मटेरियल को पढ़े। अब मैं बात करता हूं कि शॉर्ट मटेरियल की बात करें तो जैसे कुछ थ्योरेटिकली बुक्स की बात करें तो जैसे पीआर यादव की जो थ्योरी की बुक्स है वो शॉर्ट है, ज्यादा डीप नहीं है, बट ठीक है, अच्छी बुक है वो, उस बुक से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इस सेल्फ के नोट्स की रिवीजन के बाद और क्या पढ़े। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट 2 ईयर के एग्जाम के पेपर है एम्स के, उन पेपर को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट 2 ईयर के एग्जाम के पेपर में से रिवाइज हो जाते हैं, यानी रिपीट हो जाते हैं बार बार।
बट जो 2 साल के अंदर जो पेपर है उन्हीं पेपर को आपको पढ़ने की जरूरत है, उससे पिछले वाले पेपर को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन 2 साल के अंदर जो भी एम्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। इससे 2 साल पहले जो एम्स के पेपर होते थे उनका पैटर्न बहुत ही अलग होता था। उनमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे, पेपर का लेवल भी बहुत ही कम था, यानी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते थे। तो आपको सिर्फ 2 साल के पेपर देखने हैं, उससे जो पहले वाले क्वेश्चंस है उनको लास्ट टाइम इतना देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर अपन बात करें कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका ज्यादा वेटेज होता है एग्जाम में, तो आपको ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिन पे ज्यादा स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको ज्यादा स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है टोटल ऑल ओवर, इनमें से मैंने आज तक जितना ऑब्जर्व किया है उसके अंदर पता लगा है कि जो 50% सिलेबस होता है वो अकेला एमएसएन कवर करता है, यानी अकेले मेडिकल सर्जिकल से 50% सिलेबस तो आता ही है, और कई बार तो एग्जाम में ये देखने को मिला है कि 70-80% तक कवर कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो स्पेशल वेटेज तो एमएसएन का है, उसके बाद ओबीजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये 3 सब्जेक्ट है जिनका स्पेशल वेटेज है। फिर अपन फार्मा की बात करें तो फार्मा में फ्रेंड्स आपके पास ज्यादा टाइम नहीं हो तो भी 3 टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा कि उन टॉपिक्स को आप देख ही लीजिए, क्योंकि यदि फार्मा के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मान लो फार्मा के टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें से 8 या 7 क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक्स में से ही कवर अप हो जाते हैं, जिनमें से लिथियम, डिजॉक्सिन एंड मॉर्फिन, ये जो 3 टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनमें से डिजॉक्सिन और मॉर्फिन का तो नहीं, बट कि लिथियम की मैंने एक पीडीएफ बना रखी है जो सभी स्टूडेंट को दे रखी है, यानी उसके अंदर ऑल ओवर कवर हो जाता है। इस लिथियम का इस तरह का वेटेज मैंने बनाया है कि उनमें से कोई क्वेश्चन मिस हो ही नहीं सकता है। और उसकी यदि वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल के ऊपर उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी लिथियम की, जिसके अंदर आपको एक एक वर्ड पता लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं ईसीजी की, यानी हर फ्रेंड्स देखो, हर बार एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चंस आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ईसीजी के कॉम्प्लेक्स के बारे में, उनके बीच का जो इंटरवल है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके अंदर जो फिब्रिलेशन हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, ईसीजी चेंजेज हो गए, एमआई हो गया, किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है। बट ईसीजी में से किसी न किसी तरीके से 10 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। मोस्टली एग्जाम के अंदर यही रेशियो देखा गया है, क्योंकि जितने भी पिछले जो पेपर है उनके अंदर मैंने खुद ने भी वो पेपर दिए हैं, और मैंने उन पेपर को दोबारा अभी रिवाइज करके मैं यहाँ बता रहा हूँ कि उन पेपर के अंदर मोस्टली 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस चीज को तो आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिए। और इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ईसीजी के अंदर जो हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरमैग्नीसियमिया, हाइपोमैग्नीसियम है, जो ये 6 मैंने आपको बताए हैं जो इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस, इसके अंदर ईसीजी चेंजेस क्या क्या आता है उनको तो आप बिल्कुल रट ही लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें होती है समझने की होती है, पर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो उनको तो रट लो, क्योंकि वो चीजें तो आएगी एग्जाम के अंदर, हर बार उनको तो पूछना ही पूछना है वो चीजें तो इसलिए ईसीजी के बारे में भी अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद अपन बात करेंगे एसिड बेस बैलेंस की। देखो फ्रेंड्स, एसिड बेस बैलेंस के अंदर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, किसी न किसी तरीके से जरूर पूछा ही जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिए। फिर अपन बात करेंगे अभी एक नया टॉपिक जो इसके अंदर ऐड हुआ है, वो है कोविड 19 रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कोविड 19 से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, क्योंकि जो जीके का पोर्शन है जो 10%, उसमें भी कोविड 19 के क्वेश्चंस ऐड होते हैं, और जो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन है जो नर्सिंग का सब्जेक्ट का टॉपिक है उसके अंदर भी कोविड 19 से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी दोनों जो कंप्लीट सिलेबस है 90% और 10% दोनों में इंक्लूड हो रहे हैं कोविड 19 के जो टॉपिक है वो, इसलिए इसको भी अच्छे से देख ले। इससे रिलेटेड मैंने कोविड से रिलेटेड एक वीडियो पहले बनाया हुआ था, उसके बाद एक जो पीसीआर और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया हुआ है, और उसके अलावा कोविड 19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी 35 से क्रॉस क्वेश्चंस, जिसके अंदर हर एक प्रकार की जो डेट, जो भी स्पेशल अटेंशन हुआ है, वैक्सीन से रिलेटेड जो जिस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैंने 2 वीडियो के अंदर इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को भी जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उनमें से 35 क्वेश्चंस है तो 2 वीडियो के अंदर मैंने बताया है जो शॉर्ट वीडियो है, तो उन क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू अटेंड पेपर, आपको पेपर को कैसे अटेंड करना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पेपर को कैसे अटेंड करना है, सबसे पहले तो आप पेपर देखते ही जो सिंपल क्वेश्चंस है उन पे आप ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो टाइम की बहुत लिमिटेशन होती है,
आपका यदि सिंपल क्वेश्चन छूट गया तो आप बहुत ही लेफ्ट हो जाओगे, यानी बहुत पीछे रह जाओगे, फिर आप पेपर को कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए सिंपल क्वेश्चन को पहले करिए, जो हार्ड क्वेश्चन है उस हार्ड क्वेश्चन को एक बार बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। यानी आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। और फिर बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कि जैसे 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटे के पेपर में 200 क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे मान के चलना है कि जो 3 घंटे के पेपर में से आपका आधी घंटा तो आपको सेविंग रखना है, जो रिवीजन के लिए चाहिए। दोबारा आपको पेपर को दोबारा देखने के लिए चाहिए, कोई ऑप्शन गलत टिक तो नहीं हो गया, अपने क्वेश्चंस किस तरीके से शो कर रहे हैं, ऑल ओवर देखना होता है कि कोई सिंपल क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, क्योंकि जो 200 क्वेश्चंस की बहुत लंबी लाइन होती है, इसलिए आपको आधी घंटा तो सेविंग करके रखना है। आपको सिर्फ 2.5 ईयर, वो 2.5 ओवर, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 2.5 घंटे का ही मैनेजमेंट देखना है इसमें 200 क्वेश्चंस के अंदर। तो आप स्टार्टिंग से लेके चलिए, क्योंकि आप सिंपल क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो पर मिनट में आपका क्वेश्चन अटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी आपको इस तरह से सोच के चलना है कि एक तरह से जैसे आपका फर्स्ट ओवर हुआ तो पहले घंटे में आप सिंपल क्वेश्चन करते हो तो आप 100 से अबव क्वेश्चन कर चुके होने चाहिए, यानी 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चन को छोड़ते हुए चल रहे हो, क्योंकि उन क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको देख के चलना है। हर बार 15-20 मिनट से आप टाइम देखते रहे कि मेरे कितने क्वेश्चंस रह रहे हैं, मैंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन तो आते हैं बट वो पेपर कर रहे होते हैं और पेपर करते करते लास्ट में देखते हैं यार क्वेश्चन तो 100 ही हुए और पिछले वाले सारे क्वेश्चन आ रहे थे, ये लो जी 3 घंटे भी हो गए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को आप देखते हुए चले। इसके बाद करेक्ट टाइम का यूज करें। उसके बाद स्पेशल फोकस टू सिंपल क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जो सिंपल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको 2 बार देखना है, क्योंकि आपने यदि सिंपल क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। वो इसलिए हो जाओगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सभी का सही होता है, और हो सकता है यदि कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी के गलत होते हैं, वो बिल्कुल न्यूअर क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन होते हैं जो किसी को नहीं आते। इसलिए बट आप सिंपल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको सिंपल क्वेश्चन को तो दोबारा देखना ही देखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये तो सिंपल सा है, तुरंत के तुरंत क्लिक किया, टिक कर दिया। बल्कि ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन, यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सिंपल है तो आपका एक बार स्पेशल अटेंशन उस पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको दोबारा पढ़ूं। क्योंकि आपका सिंपल क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आपका 1.33 मार्क्स गया और लोगों से आप 1.33 मार्क्स पीछे हो गए, और वो लॉस आपको बहुत ही बड़ा लॉस होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यूज करेक्ट ऑप्शन रूल आउट टेक्निक। उसके बाद आपको जो करेक्ट ऑप्शन की रूल आउट की टेक्निक जरूर पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स को ये तक नहीं पता होता कि अपन रूल आउट कैसे करें, इस क्वेश्चन को करना है या नहीं करना है। तो रूल आउट की टेक्निक जरूर पता होनी चाहिए। जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको पता है कि 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं है, तो उनको तो आप बिल्कुल साइड कर दीजिए, फिर बच के 2 ऑप्शन। यदि उन दोनों ऑप्शंस में से आपको कंफ्यूजन है तो उनमें से आपको ज्यादा जहां पे वेटेज लग रहा है, फिर ज्यादा अंडरस्टैंड हो रहा है, उस आंसर को आप टिक कर सकते हैं। पर कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि 4 ऑप्शंस है, उनमें से एक ऑप्शन तो आपको पता है कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, बट 3 में से आपको कंफ्यूजन है। तो फ्रेंड्स, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में उस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीनों में से आपका जो ठीक होने का जो रेशियो आ रहा है वो 0.33% आ रहा है, और वो आपको बहुत ही ज्यादा लॉस करवा सकता है। यदि आपका जो ठीक होने की जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के राइट होने की ऑप्शन में से, जैसे 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, तो इसका मीन्स है आपको 0.5% यानी 0.50% आपकी पॉसिबिलिटी है उसके अंदर ठीक होने की, क्वेश्चन के राइट होने की, और 0.50% पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के गलत होने की। तो वहां पे आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उस तरह के क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं। बट उस तरह का ऑप्शन जिसके अंदर आपके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 0.33 है और गलत होने की पॉसिबिलिटी 0.66 है, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेंड नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से रूल आउट टेक्निक होती है, तो इसका अच्छे से यूज करें, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ओके फ्रेंड्स, शायद वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्टली फास्टली आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू अटेंड। अब जो 200 क्वेश्चन है उनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको अटेंड करने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिंपल क्वेश्चन को जरूर अटेंड करना है, बट एक बार दोबारा उस पर अटेंशन करके ही उस क्वेश्चन को अटेंड करना है। फिर अपन बात करते हैं 2 ऑप्शन कंफ्यूजन क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जिनमें से 4 में से 2 ऑप्शन तो आप रूल आउट कर चुके, बट 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है।
ओके फ्रेंड्स, उस तरह के क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ कंफ्यूजन टू लीव। ऐसे कौन से क्वेश्चन होंगे जिनको आपको बिल्कुल अटेंड नहीं करना है, उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही छोड़ना है। तो सबसे पहले तो 3 ऑप्शन कंफ्यूजन क्वेश्चन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जिनमें से एक ऑप्शन को आप रूल आउट कर चुके हैं कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसके बाद 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, उनमें से उन तीनों में से कंफ्यूजन है, तो उस क्वेश्चन को आप अटेंड करेंगे तो जो करेक्ट की पॉसिबिलिटी वो 0.33% है और जो गलत की पॉसिबिलिटी है वो 0.66% है, इसलिए उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर बात करेंगे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट विच यू डू नॉट नो एनीथिंग, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, उस तरह के क्वेश्चंस को आपने कभी लाइफ में देखा ही नहीं है, जो फर्स्ट टाइम आपकी आंखों के सामने अपीयर हो रहा है, उस क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अटेंड नहीं करना है, उसको तो दूर से ही छोड़ देना है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड एट ऑल, या फिर इस तरह का क्वेश्चंस जो आपका देखा हुआ तो है, जो आपकी आंखों के सामने पहले भी अपीयर हुआ है, बल्कि उस क्वेश्चंस के जो चारों ऑप्शन है वो इस तरह के ऑप्शंस दे दिए कि उनमें से बिल्कुल भी आपको कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, यानी एक ऑप्शन को भी आप अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चंस को भी आपको बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना है, उस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना ही है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंसेप्ट ऑफ 1/3 एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारी एग्जाम के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी एग्जाम होती है जिनके अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। बट फ्रेंड्स, जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, यानी उसके अंदर तो पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। यानी आपको ये तक मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होती है, बट सिर्फ और सिर्फ उनकी कमजोरी सिर्फ ये रहती है क्योंकि वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेंड कर लेते हैं, जिनके कारण से जो नंबर आ रहे हैं वो भी उनके डाउन हो जाते हैं। यानी आपको ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे एग्जाम में जो पेपर देने गए थे कुछ अंक अर्जित करने के लिए और वो कुछ खो के आ जाते हैं, यानी उनके नंबर माइनस मार्किंग में दिखाई देते हैं। तो उस तरह के स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग है उसको कंट्रोल करना बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अंदर यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं, यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं 1/3 के अंदर, तो 0.33 मार्क्स आपके जो सही किए हुए क्वेश्चन में से भी कट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और जब आप 1/4 नेगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो जो आपका पहले वाला जो सही वाला क्वेश्चन है उनमें से भी 0.25 जो अंक है, जो मार्क्स है, वो वहां से ले जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए और इसको एनी टाइम जब एग्जाम दे रहे हो तो एनी टाइम इसको तो जरूर माइंड में रखिए ही रखिए, यानी ये तो पहली थिंग्स है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेंड, आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं मेरे से कि सर कितने क्वेश्चन अटेंड करें, तो मैं कहता हूं दिस इज वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, ये बहुत ही बकवास सवाल है, बिकॉज द पेपर इज हार्ड और सिंपल डिपेंड ऑन इट। क्योंकि जब पेपर आपने देखा नहीं तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। जब तक आपके माइंड से ये चीज नहीं निकलेगी आप पेपर को फाइट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए आप पहले कभी डिसाइड मत करिए कि मेरे को कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आपको क्या पता पेपर इजी आएगा पेपर हार्ड आएगा, आप पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बिफोर कवरिंग द पेपर हाउ कैन यू डिसाइड हाउ मेनी क्वेश्चन टू अटेंड, आपको पेपर देखने से पहले कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस दैट कम वेल नो मैटर हाउ मेनी। जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं आपको सिर्फ एक ही चीज सोच के जानी है पेपर में कि मुझे नहीं पता, मुझे जितने क्वेश्चन आते हैं और जो मुझे रूल आउट टेक्निक के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को मुझे अटेंड करने हैं, चाहे वो क्वेश्चन कितने भी हो, यानी संख्या में वो क्वेश्चन कितने भी हो सकता है 200 में से आपको 180 क्वेश्चन भी करने पड़ जाए, हो सकता है आपको आ रहे पेपर काफी इजी आ गया हो सकता है पेपर हार्ड आया हो तो आपको सिर्फ 100 या फिर 110 क्वेश्चन के अराउंड ही आप जा पा रहे हो। बट आपको ये डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करना है पहले कि कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही गलत है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है, इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल निकाल के ही फेंक देना है। ओके फ्रेंड्स, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द मेरिट इन द एग्जाम, एग्जाम की मेरिट कितनी रहेगी।
तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है। बिकॉज पेपर इज हार्ड और सिंपल डिपेंड ऑन इट। ये भी पेपर हार्ड है या सिंपल है उस चीज पे डिपेंड करेगा। और तो और बिफोर कवरिंग द पेपर हाउ कैन यू डिसाइड हाउ मच मेरिट विल गो इन द एग्जाम। एग्जाम में कितनी मेरिट रहेगी ये आप कैसे डिसाइड करते हैं जब आप पेपर आपने देखा नहीं है। यानी अभी से लोग अंदाजा लगाने लग जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज मिलते हैं, सर मेरिट तो इतनी रहेगी, मेरिट तो 120 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाएगी, इतनी जाएगी। अरे यार आपने जब पेपर नहीं देखा तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरिट इतनी जाएगी। आपको क्या पता पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा या सिंपल आएगा। तो ये बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए खराब साबित हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना है। आफ्टर सीइंग द पेपर द पीपुल यू आर गिविंग द पेपर अगेन एंड अगेन कैन पुट द हाउ मच मेरिट विल गो। पेपर को देखने के बाद, जब पेपर देख लिया तो पेपर को देखने के बाद वो लोग जो बार बार पेपर दे रहे हैं वो लोग जरूर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके नियर अबाउट का कि इसकी मेरिट इतनी रह सकती है। बट पेपर देखने से पहले तो वो भी कभी नहीं बता सकते। उससे पहले तो आपको ये इस तरह से कोई तुक्का मार रहे हैं तो वो बहुत ही गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 10 क्वेश्चन थे। शायद इसके अंदर मैंने बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन बनाए हैं जिसके अंदर आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन बचा हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, यदि फ्रेंड्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। फ्रेंड्स अभी मैंने नया यूट्यूब चैनल खोला है। इससे पहले मैं सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं था, पर अभी नया यूट्यूब चैनल खोला है। तो आप सभी फ्रेंड्स हेल्प करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिनके कारण से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े। और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिनके कारण से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पूछे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिसके कारण से आगे आने वाली हमारी जो भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9413722120। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम और एड्रेस लिख के इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपकी कोई हमारे चैनल से रिलेटेड कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है jatinmedicalnursingacademy@gmail.com। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ स्पेशल प्रिपरेशन के लिए हमारा एक स्पेशल फेसबुक पेज है, एक इंस्टाग्राम पे पेज है, एक टेलीग्राम पे ग्रुप है। वहां पे हम रेगुलरली जो हमारी वीडियो की जो लिंक होते हैं वो शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई पीडीएफ्स होती है या फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाले उस तरह के क्वेश्चंस वहां शेयर करते रहते हैं, स्टूडेंट भी और हम भी, जिनके कारण से वहां पे उनका आंसर भी देते रहते हैं। तो वो भी आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया की जो अदर सोशल लिंक्स है हमारे, वहां पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।